हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, आज अभी आपको पता है लेटेस्ट जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपना जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज कर दिया है। आप बच्चों के हिसाब से बहुत ही आसान पेपर का पैटर्न रखा गया है। अभी आप आज अपन पूरे पेपर का देखेंगे कि भाई किस किस को किस तरह से वेटेज दिया गया है और पेपर का पैटर्न में क्या बदलाव किए गए हैं, बच्चों के लिए क्या अच्छी बात है। इस पेपर में बच्चा 100 में से मतलब 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इजीली ला सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है प्यारे बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि राजस्थान बोर्ड के जितने बच्चे हैं, हमारे जो ऐप है और हमारे यूट्यूब चैनल है उस पर हमने सारे जो जितने भी मॉडल पेपर हैं उनके सॉल्यूशन डाले हैं। तो आप वहाँ से चेक करिए, सारे सब्जेक्ट के, बोर्ड 10th और 12th बोर्ड के सारे। तो प्यारे बच्चों, अगर ये जो लोगो दिख रहा है, इस लोगों का ऐप जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप, अगर आप यूट्यूब पे हमारा वीडियो देख रहे हैं या फेसबुक पे देख रहे हैं तो जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। उसमें आपको सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आप और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को वगैरह को शेयर करिए ताकि उनका फ़ायदा हो, क्योंकि देखो कोरोना काल में पढ़ाई तो ख़राब हो चुकी है 8-10 महीने से, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी दबा के, क्योंकि आपको पता है लास्ट में स्टूडेंट अगर चाहे ना तो 3 महीने में पूरा कोर्स अच्छे से कर सकता है और 80-90% ईजिली बना सकता है। तो पहले आपकी पढ़ाई हुई नहीं हुई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्कूल में भी पढ़ाई होगी, ठीक है, पर सारा का सारा इतना कोर्स जो स्कूल में पहले 8 महीने में होता था वो बिल्कुल एक लिमिटेड टाइम में हो पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए ऑनलाइन जो वीडियो लेक्चर्स है पूरे कोर्स के अकॉर्डिंग वो हमने ऐप पे डाल रखे हैं। आप ऐप पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा होना चाहिए। राजस्थान के 33 जो डिस्ट्रिक्ट है उन सब तक, हर एक बच्चे तक ये वीडियो जाने चाहिए। और ये वीडियो है जो हम यूट्यूब पे भी है, हमारे फेसबुक पे भी है, जो मॉडल पेपर जो हम सॉल्व करवा रहे हैं इसके लिंक आप उनको फॉरवर्ड करिए ताकि बाकी बच्चों का भला हो जाए, अच्छा हो जाए। और ऐप बिल्कुल हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, कोई चार्ज नहीं है। बच्चों मेरी बात सुनिए, इतना तो आप कर सकते हो ना। तो अगर हमने बिल्कुल फ्री रखा है तो आप इतना काम कर सकते हो कि उस ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बताएं। 8 से 12 तक CBSE और 8 से 12 तक RBSE के सारे सब्जेक्ट, सारे कोर्स वहाँ पे अवेलेबल है। फ्री ऑफ कॉस्ट हम जितना कर सकते हैं हम आपके लिए कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इस बार जो बच्चों की पढ़ाई खराब हुई है वो हम पूरा का पूरा ऑनलाइन ऐप के माध्यम से रिकवर करें, ठीक है। जल्द ही हम इस ऐप पर JEE मेंस और नीट का कोर्स भी ला रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए, उच्च माध्यमिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र, ठीक है, तो ये है 2021, ध्यान से देखिए 2021 का नया मॉडल पेपर आया है। आज तक मतलब पिछले 10 से 15 साल तक जो पैटर्न था, 10-15 साल से, वो पैटर्न इस बार चेंज हो गया है। बिल्कुल आपके लिए बढ़िया चीज़ है। पेपर का समय क्या रहेगा प्यारे बच्चों, वही कितना, 3.25 घंटे, कितना रहेगा 3.25 घंटे। और पूर्णांक कितने, 56 मार्क्स। थ्योरी पेपर जो होगा वो 56 मार्क्स का होगा। ध्यान से देखिए, क्लियर, मैं पूरा पेपर एक्सप्लेन करूंगा आपको। और सत्रांक जो जाएंगे स्कूल से, आपके मार्क्स जो जाते हैं फिजिक्स में वो 14 जाएंगे। और प्रायोगिक जो प्रैक्टिकल है वो होगा 30 मार्क्स का, टोटल हुए 100 मार्क्स। तो पेपर के मार्क्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। आपके प्रैक्टिकल और सत्रांक जो है वो 44 नंबर के हैं, वो आपको स्कूल के बेसिस पे मिलेंगे, आपने प्रैक्टिकल कैसे किया। और ये भी बता दूं कि जल्दी हम लोग सारे प्रैक्टिकल भी आपको वीडियो पे लेके आएंगे, सारे प्रैक्टिकल लेके आएंगे, ठीक है। पर प्रैक्टिकल से पहले कुछ दिन स्कूल चल जाए, स्कूल चलेंगे उसके साथ साथ हमारे वीडियो भी देखिए, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जब थ्योरी के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे तभी आप प्रैक्टिकल में वो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गए 100 मार्क्स, और इस बार आप 100 में से 100 मार्क्स इजीली ला सकते हो। अभी पेपर का पैटर्न देखिएगा। और मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि बोर्ड ने कोर्स तो कट कर दिया है कि भाई हाँ हमने 40% या 30% हटा दिया, बोर्ड ने कहा, ठीक है, हमने मान लिया। लेकिन इस मॉडल पेपर में जो टॉपिक हटे हैं उनसे भी सवाल आए हैं, इस मॉडल पेपर में जो सवाल हटे हैं उनसे भी सवाल आए हैं। तो थोड़ा सरसरी निगाह से अपने को सब कुछ देखना है, क्लियर, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश की बात करें, बोर्ड जो निर्देश देता है लाइन टू लाइन, ये अपन कभी पढ़ते नहीं है लेकिन अभी निर्देश लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। देखो बच्चों क्या है,
परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें, मतलब अपने रोल नंबर लिखो भाई, सीधी सी बात है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, सभी प्रश्न जरूरी है भाई करने, ठीक है। प्रश्नों की संख्या भी कम कर दी है। सभी प्रश्नों का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें, ये सब आपको पता है, उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें, मतलब किसी के, मतलब कोई सवाल है उसके अ और ब दो भाग है, कोई सवाल है उसके क्या है, दो पोर्शन है, मान के चलो अ में एक अलग सवाल है, ब में एक अलग सवाल है, तो दोनों आपको एक साथ ही करने, ठीक है, नहीं तो मार्किंग में दिक्कत आती है। क्लियर। अब बढ़ते हैं अपन आगे, ये हो गया, चलो ठीक है। अब देखिए क्या है, प्रश्न पत्र में हिंदी व अंग्रेजी रूपांतर में, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा, ध्यान रखना। बोर्ड का पेपर जो होता है दोनों में आता है, क्योंकि आरबीएससी हिंदी मीडियम भी है, आरबीएससी इंग्लिश मीडियम भी है। तो क्या है, दोनों में क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश में रूपांतर में, मतलब कन्वर्जन में, मान के चलो हिंदी का सवाल अलग है और मान के चलो इंग्लिश कन्वर्ट करने में थोड़ा गड़बड़ हो गया या जो भी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सही माना जाएगा वो हिंदी का माना जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि अपनी मेन जो आरबीएससी है उसकी थीम क्या है, हिंदी माध्यम है, ध्यान रखना। तो हिंदी, अगर अंग्रेजी में कोई अंग्रेजी वालों को डाउट हो तो वो हिंदी का पेपर देख ले। वैसे बड़े एग्जाम्स में क्या होता है, नीट जेई या आईएएस के एग्जाम में क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश वाले को सही माना जाता है, लेकिन ये राजस्थान बोर्ड की बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हिंदी को सही माना जाएगा। त्रुटि, अंतर, विरोधाभास होने पर हिंदी वाले को क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें, क्योंकि हर एक सवाल है तो अपन लिखेंगे भाई, मान के लो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, उसका उत्तर। क्लियर, ऐसे क्लियर, क्रमांक लिखना जरूरी है। क्लियर, 2 उत्तर ऐसे, ठीक है। प्रश्नों का अंक भार निम्नानुसार है, ये थोड़ा सा ब्लर है मुझे पता है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करने की कोशिश करूंगा, आपको क्लियर दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए क्या है प्यारे बच्चों, 4 खंड है, ए बी सी, 5 खंड, ए बी सी डी ई। क्लियर, कितने खंड है भाई, इस बार 5 खंड है। प्रश्नों की संख्या कितनी है भाई, 23। पहले क्वेश्चन होते थे 30, अब कितने हैं क्वेश्चन, 23। क्वेश्चन हो गए कम, क्वेश्चन हो गए पहले से कम। तो पहले थे क्वेश्चन 30 और अब है कितने, 23। और देखो 16 से लेके 23 तक सब में अथवा है, सब में क्या है, अथवा है। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, अथवा में सवाल आएंगे, इनमें 2-2 अथवा है, और ठीक है इसमें भी 2-2 अथवा है, और इसमें 3 अथवा है। मेरी बात सुनिए बच्चों, क्या है, बढ़िया चीज करी है बोर्ड ने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या किया है कि 16 से 19 में, प्यारे बच्चों सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, यार पेपर में मजा आ जाएगा आपको। मैं कह रहा हूँ सारे बच्चे 100 में से 100 इजीली ला सकते हैं, कुछ भी कठिन नहीं है। जितना कंटेंट हमने वीडियो में डाला है उसको आप पढ़ के चले जाओ यार, एक क्वेश्चन टफ लगे तो दूसरा चेक करो, दूसरा टफ लगे तो 3 तक ऑप्शन दिए हैं, 3 ऑप्शन। तो 16 से 19, 16, 17, 18 और 19, 4 सवाल लिखा हुआ है, ठीक है। 16 से 19 4 सवाल है, कितने के, प्रत्येक 3 अंक का है, ठीक है। तो इनमें अथवा आ जाएगा, ध्यान रखिए, इसमें 2 अथवा, और यहाँ यार पहली बार 3 अथवा है। देखिए बड़े सवालों में शुरू करते हैं। देखो पहला है, दूसरा है और 11 है, ठीक है। 1 से 11 तक जो सवाल है, और उसमें 1 में भी कितने हैं, 1 से 10 तक भाग है, 1 से कितने भाग है, 10 तक, ठीक है। तो 1 से 11 तक जो सवाल है, प्रश्नों की संख्या टोटल कितनी हो गई, 10 ये और 10 ये, 10 और 10 कितने हो गए, 20, ठीक है। ये 1 to 10 किया हुआ, ये क्या है, अबसद वाले सवाल है, ऑब्जेक्टिव अबसद वाले सवाल है, ठीक है। और 2 से 11 में क्या है, रिक्त स्थान वाले सवाल। बच्चों कितने सालों बाद राजस्थान बोर्ड ने रिक्त स्थान वाले सवाल भी डाले हैं पेपर में। कितने से पहले न्यू टाइप होती थी बहुत पहले, तब न्यू टाइप में आते थे रिक्त स्थान वाले सवाल, तो रिक्त स्थान वाले सवाल भी डाले गए प्यारे बच्चों। बहुत ही बेहतरीन पेपर को बनाने की, मतलब मॉडल पेपर बहुत ही बेहतरीन है। और मेरे को यहाँ तक लगता है कि कोरोना खत्म होने के बाद निश्चित रूप से इसी पैटर्न को फॉलो किया जाएगा, जिसमें अबसद वाले सवाल के साथ रिक्त स्थान वाले सवाल भी रखे जाएंगे। हाँ, हो सकता है सवाल वापस 23 से 30 कर दिए जाएं, लेकिन ये भी थोड़ा सा वेटेज देना चाहिए। क्यों देना चाहिए अबसद वाले सवाल को, क्योंकि इससे बच्चे की कंपटीशन के लिए तार्किक शक्ति बढ़ती है, कंपटीशन के लिए तार्किक शक्ति बढ़ती है, ध्यान रखना, ठीक है।
तो कुछ रिक्त स्थान वाले सवाल है और कुछ वन लाइनर या मतलब एक लाइन वाले सवाल है। तो सवाल ऐसे टोटल है 20, सभी है 1 अंक के और 20 नंबर आपको पक्के। अरे ये 20 नंबर में से लाने क्या है पास होने के लिए, इतना डर लगने की जरूरत नहीं है। पास होने के लिए 20 में से कितने नंबर, ये 20 वाले सवाल यही कर लो तो काम हो जाएगा, और आसान सवाल है। ठीक है, 12 से 15, फिर कितने हैं 4 सवाल 2-2 नंबर के, और ये है 8। इसके अंदर क्या पूछा जाएगा जनरली, आंकिक प्रश्न। क्या पूछा जाएगा, आंकिक प्रश्न या कोई चित्र बनाने के लिए दिया जाएगा। क्लियर। फिर ये जो है सवाल है डेरिवेशन वाले, 3, 4, 7 और 10। ये 10 सवाल जो है ये क्या है, डेरिवेशन वाले हैं, अपन कह सकते हैं, मतलब कोई थ्योरी का बड़ा सवाल है, डेरिवेशन वाले सवाल है पहला। या फिर ये क्या है, आंकिक प्रश्न। क्या है, आंकिक प्रश्न, बड़े सवाल है डेरिवेशन वाले। तो टोटल कितने सवाल है डेरिवेशन वाले, 10। क्लियर। और इसमें आंकिक प्रश्न भी इंक्लूडेड है। पहले सुनिएगा, पहले 13 के बाद 14 से लेके 30 तक, 14 से लेके 30 तक टोटल 17 सवाल आते थे डेरिवेशन वाले। अब 17 सवाल जो डेरिवेशन वाले आते थे उनको कट कर दिए, डेरिवेशन और आंकिक वाले उनको थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया गया है। 10 सवाल ये मेन, और इस जल्दी पेपर, ये मैं कह रहा हूँ 2.5 घंटे में हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ आपके पास सफिशिएंट टाइम है, पेपर 2.5 घंटे में हो जाएगा। आप देखना पहली बार बच्चे 2.5 घंटे में तो फ्री होने लग जाएंगे वहाँ से। क्लियर। तो बहुत ही बेहतरीन। तो क्या बताया मैंने, ये 20 सवाल है, प्रत्येक 1 अंक का, बराबर कितने हुए 20। फिर से देखिए, ये 4 सवाल है, प्रत्येक 2 अंक का, बराबर कितने हुए 8। ये 4 सवाल है, प्रत्येक 3 अंक का, बराबर हुआ 12। क्लियर। ये 2 सवाल है, प्रत्येक कितने अंक का है, 4 अंक का है, बराबर हुए 8। ये 2 सवाल है, प्रत्येक कितने का है, 4 का, बराबर हुए 8। टोटल सबको जोड़ा, इन सबको जोड़ा तो आया कितना बेटा, 56। ठीक है, बात आ रही है ना, 56 इंच का सीना, डायलॉग सुना होगा आपने। ठीक है, तो 56 का सवाल आया। क्लियर। और यहाँ पे आपको भी अपना 56 इंच का जो जोड़ दिखाना है, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, बहुविकल्प प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कर उत्तर की उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपको कुछ नहीं करना, मान के चलो पहला सवाल है उसका उत्तर, ठीक है, मान के चलो ब है तो ब लिख दिया। मान के चलो धारिता का मात्रक पूछा है तो फेरड, बस ऐसे लिखना है आपको। ये लाल लाइन आ जाएगी ऐसे, तो आपको पहला ब फेरड। क्लियर। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में, इस तरह से आपको लिखना है भाई। क्लियर, मैंने आपको बता दिया। फिर दूसरे का उत्तर पेपर में ऐसे ही लिखना है। ठीक है, मान के चलो द आया। क्लियर। और इसका मान आ गया, मान के चलो कोई 10 ओम ऐसा उत्तर, तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, 10 ओम लिख दिया। चलो बढ़ते हैं आगे प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों देखो सवाल शुरू होता है मॉडल में, आवेश का मात्रक क्या है भाई। आवेश का मात्रक 10वीं तक पढ़ा भाई, 10वीं तो पढ़ के आए हो आप, 12वीं में हो आज, 12वीं में हो तो 10वीं का तो पढ़ के आए होंगे। और 10वीं में भी था कि आवेश का मात्रक कौन है, कौन है, कौन है, कूलाम, कूलाम, कूलाम। अरे है कि नहीं है कूलाम, कूलाम आवेश का मात्रक कौन है भाई, कूलाम। बात आ रही कि नहीं समझ में। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक पूछ लेते। क्लियर, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक पूछ लेते तो ये कौन था, फेराडे। कौन था, फेराडे। सबसे बड़ा मात्रक क्या है, फेराडे और फेरड अलग अलग चीजें हैं बच्चों। फेराडे और फेरड अलग अलग चीजें हैं। क्लियर भाई, ध्यान से देखना। और सबसे छोटा मात्रक की बात करें, सबसे छोटा इसका मात्रक होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU सबसे छोटा यूनिट जो है। लेकिन अपने तो यही पूछा था, आवेश का मात्रक तो कूलॉम बता दिया। सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फेराडे। क्लियर। और एक फेराडे में कितने कूलॉम होते हैं, 96500 कूलॉम। ये सब आपको पता होना, सवाल कहीं से भी आ सकता है। मतलब देखो बोर्ड इसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो इसके आसपास की चीज़ें कर लो भाई। बात आ रही समझ में, इसके आसपास की आवेश से रिलेटेड जो भी सवाल है, अब ये मॉडल पेपर में दिया हुआ है तो पेपर में क्या आएगा, इसी के आसपास का कोई ना कोई सवाल आएगा। तो पूछ सकता है भाई सबसे बड़ा मात्रक आवेश का कौन सा है, तो फेराडे। सबसे छोटा है ESU। ये सारा आपको ध्यान रखना है भाई। यहाँ मेरी बात को बच्चों ध्यान से देखिए। आप पहला सवाल है, दिमाग में घुसाइए, सेट करिए दिमाग में। कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछिए भाई।
क्लियर? सवाल आ गया। दस नैनो कूलोम का क्या मतलब है? तो 10 नैनो का मतलब ये, बस ये मतलब है। क्लियर? अब मान के चलो ESU कितना होता है, तो एक कूलोम में कितने ESU होते हैं? 3 × 10 की घात 9 ESU। छोटा है ना, कूलोम तो बीच का है, तो 3 × 10 की घात 9। तो आपको याद कैसे रखना है? प्रकाश का वेग है ना, प्रकाश का वेग उसका 10 गुना बस। तो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10 की घात 8, इसमें एक 10 और जोड़ देना है, 10 की घात हो जाएगा 9। 9 होते अपना काम हो जाएगा भाई। क्लियर? बात आ रही समझ में? क्लियर? और ESU को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? एक और चीज बोलते हैं फ्रैंकलिन। क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन। क्लियर? तो आपको पूछते हैं फ्रैंकलिन किसका मात्रक है, सवाल आगे किताब में है, फ्रैंकलिन किसका मात्रक है? अब ढूंढो, 4 चीजें दे दी आपको। अब ये फ्रैंकलिन को याद ही नहीं रखता, सब क्या याद रखते हैं? ESU। ठीक है? ठीक है भाई, क्या याद रखते हैं? ESU। ठीक है? क्लियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। चलो अगला सवाल। 1 नंबर पक्का हुआ भाई, 1 नंबर पक्का हुआ। चित्र में दिए गए कार्बन प्रतिरोध का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? आपको दिख रहा हो तो, नहीं तो मैं बड़ा बड़ा लिखता हूं, 10 की घात 5 प्लस माइनस, अरे 10 की घात 5 प्लस माइनस 5%। अरे फिर गड़बड़ हो गया। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, इधर देखिए, मजा आ जाएगा भाई बच्चों। फिजिक्स में लाने 100 में से 100, कितने लाने? मतलब 56 में से 56। बात आ रही समझ में? और इस बार आएंगे, पक्का आएंगे, ध्यान से देखना। हर बार आते हैं तो इस बार तो आएंगे, क्योंकि इस बार तो पेपर बिल्कुल ही क्या है, आसान है। ये 4 कलर दे रखे हैं भाई। लाल, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लाल। ये लिखा हुआ है हरा, ये लिखा हुआ है सुनहरा, लाल हरा सुनहरा, यहाँ पे लिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। ये क्या होगा? वैसे बोर्ड ने ये टॉपिक है बुक में नहीं रखा है मेरे हिसाब से, तो फिर भी अपन इसको देखें तो इसका याद रखें, ट्रिक, इसका ट्रिक होता है भाई। क्लियर? वैसे तो कॉमन सेंस पता चल जाएगा, किसी को पता है कि कलर का कोई संबंध होता है, तो पहला लाल है और पहला अंक 2 है, तो दूसरा भी 2 है, इसका मतलब दूसरा भी लाल ही होगा, कोई बड़ी बात ही नहीं है ना भाई। पहला अक्षर 2 है, क्लियर, तो उसके लिए लाल है। ठीक है, बात है समझ में? तो दूसरा भी 2 है, तो उसके लिए भी क्या होगा? लाल। उसमें कोई दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं है, लाल सही उत्तर। क्लियर? फिर भी अगर देखना है तो मैं आपको बता दूं ट्रिक इसका। BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ और गुड सन। वाइफ और गुड दोनों ही, वाइफ और सन दोनों ही गुड है, तो वेरी वेरी गुड वाइफ गुड सन, SN लिख दिया सन का। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग करते हैं 0 से शुरू। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हो गया। तो शुरू की 2 पट्टियां जो है, ठीक है, वो अंकों को डिनोट करेगी। मान के चलो मैंने कह दिया, ठीक है। और ये कलर का कैसे लगाओगे? सर ये कलर क्या है, समझ में नहीं आ रहा सर, क्या करेंगे? तो सर सब बताएंगे तुम्हें प्यारे बच्चों, सुनिएगा। ट्रिक थोड़ा करते हैं ऊपर। देखो ये जो कलर है ये जा रहे हैं डार्क टू लाइट, ऐसे याद रखना। डार्क टू कहाँ जा रहे हैं? लाइट। तो सबसे डार्क कलर क्या होता है? ब्लैक। ब्लैक मतलब काला। मैं ब्लैक, अंग्रेजी इतनी तो आती है, कलर के नाम छोटी कक्षाओं में याद किए होंगे आपने, तो ये लिखूं मैं ब्लैक। ब्लैक से थोड़ा लाइट कौन होता है? ब्राउन, फिर रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो। अंग्रेजी में थोड़ा याद रखो भाई। फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर बी। 3 बी है, ध्यान रखना, तीनों बी में कंफ्यूज मत होना। पहला ब्लैक, दूसरा ब्राउन, तीसरा ब्लू। ठीक है भाई, बी बी बी, 3 बी है, ध्यान रखना। BB रॉय, BB रॉय किसी का नाम है, वो ग्रेट ब्रिटेन के है, उनकी वाइफ गुड है और उनके सन भी गुड है। ठीक है, याद रखना। तो V से क्या होगा? वॉयलेट। फिर G यहां लिख देता हूं, ग्रे। अब G दूसरा आया, पहला तो क्या हो गया? ग्रीन, हल्का ग्रे जो वाइट जैसा होता है। फिर आया वाइट, फिर G से आया गोल्ड, फिर आया सिल्वर। ये तीनों अलग है, ये तीनों चीजें अलग है, विशेष है। और इसका मतलब क्या है? नो कलर। नो कलर मतलब कलर नहीं। गोल्ड मतलब आपको पता है सोने सा, सुनहरा, चांदी सा, सिल्वर। क्लियर? चंदहरा ऐसे नहीं होता, चांदी सा बोलते हैं उसको। ठीक है, अब प्यारे बच्चों मेरी बात सुनिए ध्यान से। तो कैसे है कि देखो शुरू के तो 2 अंक होते हैं, तीसरी पट्टी 10 की घात होती है, सुनेगा, ठीक है। और
पांचवी जो है प्लस माइनस में होती है। मैं यहाँ पे रिक्त स्थान मैं इस तरह से कोई ब्लॉक बना देता हूँ, पहले दो, तीसरा और पांचवा, और पीछे प्रतिशत का चिन्ह, ये होता है। पहली पट्टी, दूसरी पट्टी, तीसरी पट्टी घात में जाती है, चौथी यहाँ आती है। तो आप देखिए क्या लिखा है, पहली लाल है, ठीक है भाई 2। अब अपन ने निकाल ही दिया, दूसरी भी लाल है तो फिर कितना आया 2। तीसरी घात में चढ़ती है, हरा 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 मतलब ग्रीन, ग्रीन कितना है 5, तो यह आएगा 5। और उसके बाद कितना है कलर सुनहरा सुनहरा सुनहरा। अब इनका मैं बता देता हूँ, सुनहरा सुनहरा होता है 5%, सहायता होती है, होती क्या 10%, और ये होता है 20%। इसको क्या बोलते हैं, सहायता। क्या बोलते हैं, सहायता, टॉलरेंस, सहायता, ठीक है। तो ये जो है कितना है सुनहरे का 5, तो ये हो गया 5, ठीक है भाई। ऐसे आपको भरने, क्लियर है भाई। ये सवाल अगर कैसा भी आए तो आप कर सकते हो। मैंने ये टॉपिक है तो मैंने ये टॉपिक अच्छे से आपको समझा दिया, क्योंकि अगली बार ये सवाल आए तो आप इस सवाल का कोई भी सवाल कर सकते हो। इस सवाल का कोई भी, इस टाइप के सवाल का कोई भी सवाल कर सकते हो। बात आ रही समझ में, कैसा भी सवाल आए आपको कह दे, मान के चलो मैं एक और सवाल बता देता हूँ, आपको कह दे नीला पीला हरा और चांदी सा, तो आप कहो नीला नीला नीला, नीला होता है ब्लू, क्या होता है बेटा ब्लू, पीला येलो, अंग्रेजी तो करी इतनी ग्रीन, और ये हो गया सिल्वर, ठीक है। ब्लू 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 ब्लू, आओ जाओ बीच में ब्लू, पूरी ऐसे लिख देना, कभी सवाल है पूरा लिखना, कंजूसी मत करना, पूरा लिख देना, इतने में कोई टाइम नहीं लगता, अपने नंबर पक्का होता है। तो आपने कहा नीला मतलब ब्लू, तो ये हो गया 6, तो एक तो आ गया 6। फिर है पीला, पीला मतलब येलो मतलब 4, तो 6 और 4, तो देखो 6, मैं वापस वही फॉर्मेट बनाता हूँ, देखना टक टक 10 की घात टक प्लस माइनस टक परसेंटेज। अब मैं दूसरे कलर से भरूंगा, ठीक है, मैं अब दूसरे कलर से भरूंगा, मैंने बना दिए, ये तो प्लस माइनस है। तो देखो पहला है ब्लू मतलब 6, दूसरा है 4, 10 की घात कितनी ग्रीन, ग्रीन 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 कितना है 5, तो 10 की घात कितनी हो गई 5, और सिल्वर कितना है 10%, बस 10% हो गया। देखिए भाई इस तरह का सवाल आपको करना है भाई, ध्यान से देखो बच्चों, कोई भी अब मेरे हिसाब से आपका सवाल हो जाएगा, ट्रिक व्रिक देख लेना। अभी तक किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी मैं हर एक के बारे में डिटेल में बता रहा हूँ। सर्वप्रथम विद्युत तथा चुंबक के मध्य संबंध किस वैज्ञानिक ने दिया था, ये भी 10वीं लेवल का सवाल है बच्चों। 10वीं लेवल में आपको पता है, आपने पढ़ा होगा ऑरेस्टेड साहब का प्रयोग, ठीक है, ऑरेस्टेड का प्रयोग, ऑरेस्टेड का प्रयोग यहीं से आया। सबसे पहले प्रयोग किसने किया था इसका, ऑरेस्टेड ने, और ऑरेस्टेड ने प्रयोग कब किया था भाई 1820 में किया था। तो ऑरेस्टेड साहब अपना सही उत्तर है, क्या है ऑरेस्टेड। सबसे पहले आपको पता है विद्युत चुंबकीय प्रभाव के बारे में जो स्टडी करी थी, प्रयोग किया था स्नो का नियम के अनुसार, किसका स्नो नियम के अनुसार, कि सुई इधर घूमती है कि सुई उधर घूमती है, वो सब किसने बताया था ऑरेस्टेड साहब ने। स्नो नियम क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ ऑफ वेस्ट, मतलब अगर धारा साउथ से नॉर्थ जाएगी तो चुंबक की सुई वेस्ट में घूम जाएगी। वेस्ट मतलब क्या होता है भाई पश्चिम, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ये नियम किसने दिया था, ये इस नियम के आधार पर ऑरेस्टेड साहब ने बताया था। क्लियर। तो चलो अगला सवाल है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण कितना होता है। नति कोण मतलब नमन कोण, नमन मतलब, ठीक है, नमन कोण, वैल्यू ऑफ डिप, वैल्यू ऑफ डिप इंग्लिश में भी कोई देख रहे तो क्या है वैल्यू ऑफ डिप। तो नमन कोण की बात करें, नति कोण की बात करें, नमन कोण नति कोण, वैल्यू ऑफ डिप एंगल एट अर्थ मैग्नेटिक पोल इज। देखो अर्थ है, सुनिएगा मैंने बनाया, ये क्या है अर्थ। चुंबकीय क्षेत्र का आपको पता है ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये तो ओरिजिनल। और चुंबक ऐसे है, अब सुनिए, चुंबक का नॉर्थ यहाँ है, चुंबक का साउथ जो अंदर है उसका, और यहाँ से चुंबक क्षेत्र का ऐसे जाती है। क्लियर। तो आप देखिए भूमध्य रेखा के आसपास तो क्या होता है, सुनिएगा, भूमध्य रेखा के आसपास नति कोण कितना होता है 0 डिग्री, क्योंकि अभी भूमध्य रेखा पर है तो ऐसे जाएगी समांतर, ठीक है, नति कोण 0। फिर नति कोण धीरे धीरे झुकता कितना हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखा, क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो पूरी ऐसे घुस जाती है लंबवत। बात है समझ में, क्लियर, कैसे ऐसे लंबवत ऐसे घुसती है। क्लियर। तो ये जो है इसको क्या बोलेंगे, थीटा कितना बोलेंगे 90 डिग्री, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा अपना 90 डिग्री। चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान कितना होता है।
ये सवाल आ गया। अब मैं एक बताऊं, पक्का सवाल आएगा प्यारे बच्चों, पक्का सवाल आएगा। क्या आएगा? भूचुंबकत्व के अवयव, ये पूरा कर लेना। चुंबकत्व के, भूचुंबकत्व के अवयव कौन कौन से हैं भाई? पहला दिक्पात कोण। दिक्पात कोण, दिक्पात कोण क्या होता है? चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। ठीक है भाई। और भौगोलिक याम्योत्तर क्या होता है? वह लंबवत तल जो पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से गुजरता है। क्लियर? और चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है? चुंबकीय याम्योत्तर यह होता है कि किसी भी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह जिस तल में ठहरती है वह तल जो है क्या कहलाता है? चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। दूसरा है नति कोण, और तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा घटक? क्षैतिज घटक। कौन सा घटक? क्षैतिज घटक। क्लियर? चुंबकीय क्षेत्र कौन सा घटक? क्षैतिज घटक। अगर इसका ऐसा चित्र आपने देखा होगा तो मैं बता दूं आपको। क्लियर? ये इन दोनों के बीच में है, ये कोण तो हो गया दिक्पात कोण, इसको कुछ भी बोल दो, फाई बोल दो। ये होता है, नियत नहीं होता, बड़ी बदलता है। ठीक है, दिक्पात कोण। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चुंबक क्षेत्र अगर ऐसे आ रहा है, क्लियर, तो क्षैतिज से जो ये कोण बना है ये थीटा, ये तो है फाई। क्लियर? दो तलों के बीच का कोण, ये तल है, दूसरा तल है, दो तलों के बीच कोण, ये क्या हो गया? दिक्पात कोण। ठीक है। और ये जो प्यारे बच्चों दिख रहा है आपको, ये तल जो है, ये चुंबक क्षेत्र का तल है, पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र का, उसमें ये चुंबक क्षेत्र अगर इधर है तो थीटा कोण हो गया। उसको कलर चेंज करके और अच्छे से समझाता हूँ। तो ये जो हो गया आपका थीटा के एक घटक ये हो गया और एक घटक नीचे हो गया। तो ये वाला जो घटक हो गया थीटा के पास वाला, इसको बोलेंगे बी कॉस थीटा। और यही क्या होता है? चुंबक क्षेत्र का कौन सा घटक? क्षैतिज घटक। और ये वाला क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा। इस पे भी न्यूमेरिकल आ सकता है। आपको देखो क्लियर है, एक समकोण बनता है, कुल मिला के बात करें तो ये थीटा है और ये बी है, तो ये हो जाएगा बी का कॉस थीटा और ये हो जाएगा बी का साइन थीटा। इतना आपको आ गया ना, तो थोड़ी सी गणित लगा के आप कैसा भी सवाल कर सकते हो। आपको पूछ ले टेन थीटा, ठीक है, तो इसको इधर लाओगे। क्लियर? टेन थीटा क्या हो जाएगा? आप टेन थीटा का मान बता सकते हो, आप सब कुछ बता सकते हो। ठीक है, क्लियर? ये हो जाएगा बी हॉरिजॉन्टल और ये हो जाएगा बी वर्टिकल। कुछ भी निकालना हो आप इससे निकाल सकते हो। ये दिया हुआ है तो ये निकालना है, ये दिया हुआ है तो ये निकालना है, ये दिया हुआ है तो ये निकालना है। आप इसमें गणित घुसा के कैसे भी करके निकाल सकते हो। ठीक है, इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और सीधा आपको पता है लंबवत है तो पाइथागोरस अंकल को याद करो। पाइथागोरस अंकल का क्या है? हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर और वर्टिकल का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो इस तरह से अपना आंसर इसमें आ चुका है 90 डिग्री। क्या जगह है? 90 डिग्री। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला प्यारे बच्चों सवाल है, मेरे हिसाब से दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अगला सवाल है, अनुनादी स्थिति में वोल्टा तथा धारा में कलांतर कितना होता है? अनुनादी स्थिति में तो देखो आपने को फॉर्मूला पता है प्यारे बच्चों, टेन इनवर्स कलांतर का फाई बराबर टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बट्टा आर। और आपको पता है अनुनादी स्थिति में एक्सएल और एक्सी क्या होते हैं प्यारे बच्चों? बराबर। वीएल और वीसी क्या होते हैं? बराबर। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स जीरो और फाइव टेन इनवर्स जीरो, टेन जीरो पे जीरो होता है तो आंसर क्या आएगा? जीरो। तो आंसर क्या आएगा? जीरो। तो आंसर क्या आएगा? जीरो। टेन जीरो पे जीरो होता है। देखो फाइव का मान, देखो टेन इनवर्स जीरो मतलब टेन का मान जीरो कब आता है? तो आपको पता है टेन जीरो पे जीरो होता है, तो टेन इनवर्स जीरो का मान क्या आ गया? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री सही उत्तर। ठीक है, क्लियर? तो ये मैंने बता दिया, फाइव बराबर टेन इनवर्स। अनुनाद की स्थिति में दोनों बराबर होते हैं, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये 0 हो जाएगा और हो गया। आसान सवाल है भाई, आसान सवाल है प्यारे बच्चों, मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। लेंस की शक्ति व फोकस दूरी, ये देखो 10वीं का सवाल, फिर से 10वीं लेवल। अरे मैं कह रहा हूँ आपने इस साल पढ़ाई नहीं करी तो नहीं करी। पेपर बिल्कुल आसान आना है, अपने को मेहनत करनी, अपने को छोड़ना नहीं है। लेकिन देखो 10वीं की चीज़ें भी अपने को याद है तो अपने कितने काम किए। देखो चीज़ें कभी ऐसे नहीं है, अपने क्या करते हैं जनरली, पेपर करके आते हैं, पेपर करके आए 3 घंटे पढ़ते नहीं और ऐसे ऐसे दिमाग हिलाते रहते हैं। क्या करते हैं? दिमाग हिलाते रहते हैं, सारी चीज़ें डिलीट करो भाई। इधर मूवी देख लेते हैं, थोड़ी देर कुछ करते हैं ताकि पुराना हटा। अरे यार नॉलेज आपने गेन किया वो हटाना थोड़ी होता है, दिमाग में घुसाना होता है। फिर ऐसे ऐसे मुंह हिलाते हो,
थोड़े इधर उधर फ्रेश होते हो दिमाग से, यार पुराना कचरा हटाओ, कचरा हटाओ। अरे वो नॉलेज है, कचरा नहीं है प्यारे बच्चों, वो आपके काम आएगा आगे। ठीक है, तो ये चीज़, जो चीज़ आपने पढ़ी है दिमाग में रखी है, उसको दिमाग में ही रखना है। क्लियर? देखो अब 10वीं की चीज़ है, किसी को 10वीं की चीज़ याद है तो उसको देखो तुरंत पकड़ में आ जाएगा, वो सवाल 10वीं के कॉन्सेप्ट पे भी कर सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि पेपर का स्तर थोड़ा सा आसान रहेगा इस बार प्यारे बच्चों। तो ऐसा नहीं कि अपने को हार माननी है, अभी चलो किसी की ऑनलाइन क्लास अभी तक नहीं हुई, स्कूल में नहीं हुई, मोबाइल नहीं था, कुछ भी नहीं था XYZ, लेकिन अब जब भी आप ये अगर वीडियो देख रहे हो तो आपको ये लग जाना चाहिए कि कुछ नहीं है, शुरुआत अब से हुई है ना, 3 महीने में पूरा कोर्स ढंग से हो सकता है, 3 महीने में, ये ध्यान रखना। ठीक है, ढंग से अगर पढ़ेंगे, ज़्यादा थोड़ा समय देके तो हो सकता है। तो लेंस की शक्ति P और फोकस दूरी में संबंध आपको पता है, P बराबर कितना होता है 1/f, कितना होता है 1/f। क्लियर? और जब f किस में होना चाहिए, मीटर में। ठीक है, ये लिखा हुआ नहीं है पर f मीटर में होगा तब ये शक्ति हो जाएगी। ठीक है भाई, और सेंटीमीटर में होता है तो P बराबर 100/f, जब f किस में हो, सेंटीमीटर में हो, तो बात कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अभी अपने को यही पूछा है सूत्र, तो अपन सीधा सीधा लिखेंगे P बराबर 1/f। अब मान के चलो बोर्ड में इस सवाल क्या आ सकता है कि किसी लेंस की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति क्या होगी, तो -20 बोला है तो ये वाला सेंटीमीटर में, तो ये वाला सूत्र लगेंगे 100 - 20, आंसर आया -5, और वो भी क्या आता है, डायप्टर, D, ये आंसर। ऐसा सवाल आप कर सकते हो और ऐसा सवाल पक्का आएगा प्यारे बच्चों, मेरी बात सुन लेना। ठीक है, तो मैं इससे रिलेटेड जो सवाल बन सकता है मैंने आपको बता दिया। फिर शक्ति में आपको एक चीज़ और पता है कि पावर जो होती है वो डायरेक्ट जुड़ती है, कुछ भी हो। तो सवाल ऐसा भी दे सकते हैं कि एक की फोकस दूरी इतनी है, दूसरे की फोकस दूरी इतनी है, तीसरे की फोकस दूरी इतनी है, तो इनको यदि एक साथ समायोजित करें तो कुल फोकस दूरी कितनी होगी और कुल शक्ति कितनी होगी। बात आ रही समझ में? तो मैंने आपको बता दिया पावर के फॉर्मूले ये है। ठीक है, अगर पावर के ये हैं तो फोकस के ये हो जाएंगे, होंगे? अरे होंगे कि नहीं होंगे? प्लस माइनस चिन्ह का ध्यान रखना है, ये दिए हुए हैं, सुनिएगा। तो आपको फोकस निकालना है, फोकस निकाल सकते हो, इसी से अगर पावर निकालना है तो पावर भी निकाल सकते हो, जो निकालना है निकाल सकते हो। मान दिए हुए यहाँ रख दिए, सॉल्व कर लिया, फोकस चाहिए तो इसको इन्वर्स कर दिया, पावर है तो सीधा ही आ जाएगा। क्लियर? तो आपको दे सकते हैं कि 3 डायप्टर है, दूसरे का 5 डायप्टर है, तीसरे का 10 डायप्टर है, 3 माइनस का 5 और 10, तो आंसर कितना है 13 - 5 8 डायप्टर। ऐसा सवाल भी आ सकता है और ऐसा आएगा, मुझे विश्वास है कि ऐसा सवाल आएगा भाई। ठीक है, ध्यान रखना, मुझे जो विश्वास है मैं वो चीज़ आपको बताता जा रहा हूँ। बच्चों आगे देखो, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं कह रहा हूँ इससे फिर से सवाल आएगा, इससे सवाल आएगा, ये नहीं आएगा इससे रिलेटेड आएगा। इसने क्या बोला, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण अपने को पता है। आइंस्टीन साहब ने कहा था, आइंस्टीन साहब ने क्या कहा था कि गतिज ऊर्जा जो है वो कुल ऊर्जा में से कार्यफलन को हटा दो तो गतिज ऊर्जा होती है। या किसने बताया था, आइंस्टीन साहब ने, कि गतिज ऊर्जा जो है, अधिकतम गतिज ऊर्जा, वो फोटोन की कुल ऊर्जा में से कार्यफलन को हटा दो। या मैं कहूँ कि जब फोटोन आया तो उसकी कुल ऊर्जा इतनी है, E है, तो कुछ ऊर्जा तो कार्यफलन में लग गई और बची हुई क्या बन गई, उसकी गतिज ऊर्जा। कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई E फोटोन की ऊर्जा है, फाई क्या है, कार्यफलन है, और भाई 10 आई, सुनना, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा आई, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ खर्च होगी, तो बची हुई 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही तो इसको मिलेगी गतिज ऊर्जा में। क्लियर? कार्यफलन मतलब उसको निकालने में, इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह के अंदर से बाहर निकालने में। कार्यफलन की परिभाषा क्या है कि किसी इलेक्ट्रॉन को, या देखो हाँ, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। ये कार्यफलन की परिभाषा होगी भाई, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैं जो पेपर सॉल्व करा रहा हूँ इसमें मैं इंपॉर्टेंट भी बताता चलूँगा, और ये इंपॉर्टेंट है कार्यफलन की परिभाषा इस बार। ठीक है, इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब इससे रिलेटेड देखें तो E को क्या लिख सकता हूँ मैं, एच न्यू, यहाँ लिख देता हूँ एच न्यू, फाई को फाई नॉट, और K को क्या लिख सकता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर। अब ऐसी समीकरण जहाँ मिलान हो रही है, मिल रही है, ये मैक्सिमम तो है, नीचे आना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, एच न्यू हाफ एम मैक्सिमम स्क्वायर, और फाई पीछे चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा ये सही हो गया। इस पे आंकिक प्रश्न भी आ सकता है, सुनना, इस पे आंकिक प्रश्न मुझे पसंद है। इस पे ग्राफ वाला जो है
ग्राफ कौन सा, इस तरह का ग्राफ आपको पता हो तो ये सिद्ध करना होता है ऐसे, ठीक है, ये ग्राफ बनाना होता है। सरल रेखा की समीकरण आती है कौन सी, ई व वी नॉट, क्या लिखा मैंने, महत्वपूर्ण सवाल बता रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, न्यू आवृत्ति व वी नॉट निरोधी विभव में ग्राफ। तो निरोधी विभव भी इसी का ही पॉइंट है, ध्यान से देखना। तो निरोधी विभव की भी परिभाषा आ सकती है, क्लियर, कि वह ऋणात्मक, ठीक है, वह ऋणात्मक न्यूनतम विभव जिससे परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। इसमें ग्राफ अभी मैंने बताया वो वाला ग्राफ, इधर होता है वी नॉट और इधर होता है न्यू, क्लियर। और ढाल क्या होता है, ढाल सदैव इसका आता है समान, कोई भी हो सबका ढाल क्या आएगा, ढाल क्या रहता है इसमें, समान। ढाल पे सवाल आ जाए कि भाई मान के चलो एक धातु है, उसका कार्यफलन φ1 है, उसका कार्यफलन φ2 है, दो धातुएं हैं, दोनों का कार्यफलन क्या है प्यारे बच्चों, φ1 और φ2 है। अब बताओ कि इन दोनों का अगर न्यू और वी नॉट में ग्राफ बनाया जाए तो दोनों के ढालों में m1 और m2 में क्या अनुपात होगा, तो ढालों में अनुपात सदैव 1:1 ही रहता है, ये ध्यान रखना। और ढाल है और ये क्या है, अंतखंड, ये क्या होता है, अंतखंड। ये अंतखंड C कितना होता है, ये होता है φ0/E, वो भी माइनस का, ठीक है, क्लियर। तो बोले अंतखंडों का अनुपात क्या होगा, C1/C2, तो वो सीधा हो जाएगा φ1/φ2, क्लियर। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्लियर। तो इसमें अपन ने देख लिया। आगे दहली आवृत्ति की परिभाषा कार्यफलन जैसी ही है कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तरंग की या प्रकाश की आवश्यक न्यूनतम आवश्यक आवृत्ति, न्यूनतम ध्यान रखना और आवश्यक ध्यान रखना। तो आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए प्रकाश की आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति को दहली आवृत्ति कहते हैं। अभी आगे आएगा, ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। द्रव्यमान संख्या में वृद्धि होने पर नाभिक से संबंधित कौन सी राशि परिवर्तित होती है, नहीं परिवर्तित होती है, नहीं, वर्डों का ध्यान रखना, नहीं परिवर्तित होती, मतलब ए बढ़े तो भी क्या चेंज नहीं होता है। तो अपन ने पूरे चैप्टर में अपन ने देखा था कि घनत्व जो है, घनत्व वो चेंज नहीं होता है, घनत्व चेंज नहीं होता है। और घनत्व 2.3 × 10⁻17 kg/m³ होता है। मैंने ये भी आपको बताया कि कभी भी घनत्व का सवाल आए, किसी नाभिक का, कोई भी नाभिक दिया हुआ हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, जो भी है, ठीक है, उसका घनत्व का सवाल आए तो आपको सॉल्व भी नहीं करना है और ऑप्शन में इसके आसपास का जो भी मान लगे उस पर टिक लगा देना है। तो घनत्व बिल्कुल नियत होता है, उस पर ए पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अपना आंसर हुआ चौथा, द घनत्व डेंसिटी। इस पे अब सवाल आए कि मान के चलो नाभिक का घनत्व ज्ञात करने का डेरिवेशन लिखो, तो अपन लिखेंगे घनत्व बराबर, डेरिवेशन करा रहा हूँ, घनत्व बराबर, सवाल इससे रिलेटेड बता रहा हूँ, द्रव्यमान बट्टा आयतन, क्या है, कुल द्रव्यमान बट्टा कुल आयतन, ऐसा कर दो, ठीक है भाई। मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि सवाल तो हो गया लेकिन उससे रिलेटेड सवाल भी बता रहा हूँ कि क्या आ सकता है। द्रव्यमान टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है, मास, एक कण का मास, टोटल मास बोला है, तो एक कण का मास, टोटल कण कितने हैं, ए, आपको पता है टोटल कण कितने होते हैं किसी भी परमाणु में, ए, टोटल कण किसी भी परमाणु में कितने होते हैं, ए, ये क्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की क्या है, संख्या ही तो है, कुल कण हो गए, इसी को कह सकते हैं कुल परमाणु, नाभिक में कुल कण, ठीक है। तो एक कण का द्रव्यमान, एक न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान इनटू कुल कण डिवाइडेड बाय 4/3 πr³। चूंकि हम जानते हैं r कितना होता है, r0 a⁻1/3 होता है, क्लियर, ये पता होना चाहिए, ये भी डेरिवेशन से होता है। तो अब क्या करेंगे अपन, m × a डिवाइडेड बाय 4/3 π r0 a⁻1/3, इसकी जगह r की जगह रख दिया, तो डेंसिटी कितनी हो गई भाई, m × a डिवाइडेड बाय 4/3 π r0³, और a⁻1/3 मतलब 1/3 से 3 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो अब अपना आंसर आया 3m 4 π r0³, जहाँ r0 की वैल्यू अपने को पता होती है, ये होती है 1.2 फर्मी, और फर्मी का मतलब होता है 1.2 × 10⁻−15 मीटर, और आपको पता है नाभिक का आकार 10⁻−15 मीटर ही होता है, क्लियर। और इस सब का मान जब रखेंगे तो ये आंसर आ जाता है 2.3 × 10⁻17 किलोग्राम मीटर क्यूब, ठीक है भाई प्यारे बच्चों।
मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। बस प्यारे बच्चों, मेरी आपसे सिर्फ एक अपील है कि जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप जो इस लोगों आपको प्ले स्टोर से मिलेगा, आप इसको डाउनलोड करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स मित्र सबको बताएं। कक्षा 8 से कक्षा 12 तक के आरबीएसई सीबीएसई के मेन जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके कोर्सेज हमने डाल रखे। जैसे आरबीएसई में हमने आपको पता है बोर्ड में इंग्लिश बच्चे हल्के में लेते हैं, इंग्लिश का पूरा शानदार कोर्स डाला हुआ है, आप देखिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपसे एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आपको ये वीडियो पहुँचाने, इतना आपको मेरा एक काम करना है, हमारा एक काम करना है, हमारी टीम का इतना समर्थन करना है कि बस आपने वीडियो देखा, क्लियर, और आपने वीडियो देखा तो उस ऐप का लिंक भेज दो। यूट्यूब पे क्या होता है, 17 चीज़ों का कचरा होता है, बात आ रही समझ में, 17 चीज़ों को क्या होएगा, कचरा होएगा, भाई ये देख रहे कुछ और देखने लग गए, तीसरा देखने लग गए। लेकिन ऐप पर आपको सिस्टमेटिक सारे वीडियोस मिलेंगे, तो ऐप पर आप फोकस करें, पूरा कोर्स मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये लोगो है हमारा, ठीक है। 8 साल से हम शानदार मेहनत करके शानदार रिजल्ट दे रहे हैं, ठीक है। और निश्चित रूप से इस बार मतलब आप सभी का रिजल्ट, जो भी वीडियो देख रहे हैं आप सभी का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आने वाला है, बस ये मेरी गारंटी है। अगर नहीं आएगा तो पढ़ाना छोड़ देंगे यार, क्लियर। इतना आपको करना है, शेयर करना है बस। आप सबके पास जो भी वीडियो देख रहे हैं, आपके पास यूट्यूब पे आपका अकाउंट होगा, फेसबुक पे आपका अकाउंट होगा, जहां मौका मिले व्हाट्सएप पे होगा, जहां लगे टेलीग्राम में होगा, जहां लगे वहां शेयर करो इस ऐप का लिंक, उनको बोलो भाई डाउनलोड करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये मैंने घनत्व आपका उत्तर आ गया, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला सवाल है, परम शून्य ताप पर नैज अर्धचालक होते हैं। अब यह सवाल आ गया, परम शून्य ताप आपको पता है 0 डिग्री केल्विन होता है मेरे हिसाब से। परम शून्य ताप कितना होता है, देखिए परम शून्य ताप कितना होता है, 0 डिग्री केल्विन होता है, क्लियर। ये सवाल करिए, मैं 1 मिनट में प्यारे बच्चों। परम शून्य ताप कितना होता है प्यारे बच्चों, आप सबको पता है 0 डिग्री केल्विन या 0 केल्विन होता है। 0 केल्विन कर दो उसको, चलो 0 केल्विन होता है, ठीक है। अब 0 केल्विन होता है तो आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273 केल्विन होता है, ठीक है। जब 273 डाउन होके 0 पे आएगा तो ये भी डाउन होगा, कितना, 273 डाउन होगा, तो 273 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 होता है, ये भी एग्जैक्टली 273.15 होता है, पर नॉर्मली इतना ही लिया जाता है, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन। अगर ये 273 केल्विन गिर जाता है तो 0 केल्विन पे आया, तो ये 273 गिरेगा तो कितना आएगा, -273 डिग्री पे आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है 0 केल्विन जो है, ये 0 केल्विन है, ओके नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो 0 केल्विन जो है वो 273 माइनस का डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है भाई। अब ऐसी ठंड में तो क्या हो जाएगा, अणु सारे जम जाएंगे, अणु गति नहीं करेंगे, अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन गति, अणु व इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे। और जब कोई गति नहीं करेगा तो निश्चित रूप से क्या होगा भाई, कुचालक, क्या होगा, कुचालक बन जाएगा, कोई भी चीज कुचालक बन जाएगी। बात समझ में, बात मतलब कोई भी चीज के अर्धचालक, बात समझ में। तो इतनी ज्यादा ठंड है तो इसमें अणु गति नहीं करेंगे जो, ठीक है। तो अर्धचालक क्या हो जाते हैं भाई, क्या हो जाते हैं, कुचालक हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो अब आगे देखते हैं, क्लियर। अब इतना हो गया, अब आगे देखिए अगला सवाल, आप खुद सॉल्व करिए। देखिए बच्चों, निम्न में से कौन से विकिरण की तरंग दैर्ध्य, अगला देखिए,
निम्न में से कौन सी विकिरण की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है? देखिए भाई इसको, तो आपको बताइए निम्न में से कौन सी विकिरण की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है? तो आपको पता है क्या है ये, आपको पता है। मैंने एक ट्रिक बताई हमेशा, रमी, वुक्स और जी। सुनिएगा ध्यान से, क्या बताइए? रमी, वुक्स, जी। पहले अल्फा बीटा गामा में देख लेते हैं। चलो, अल्फा बीटा गामा में सबसे न्यूनतम तरंग दैर्ध्य मतलब सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसकी होती है? गामा किरणों की होती है। ठीक है, वैसे इधर भी आ जाओ, क्या है? रमी, वुक्स, जी में आपको पता है इधर से इधर जाने पर ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। और अगर ऊर्जा बढ़ती है तो निश्चित रूप से आवृत्ति भी बढ़ती है। और सबसे खतरनाक गामा और एक्स, यही तो बोलते हैं। तो इधर से उधर जाने पर सबकी ऊर्जा बढ़ती है। मैंने लाइन से याद कराया आपको, रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स और गामा। तो इधर से इधर जाने पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, तो आवृत्ति भी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि E बराबर एच न्यू, और आपको पता है E बराबर एच सी बाई लैम्डा भी होता है। तो E जिसका ज़्यादा है, लैम्डा क्या हो गया? तरंग दैर्ध्य क्या होता है? इधर से इधर आने पर घटता है। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? घटता है। तो तरंग दैर्ध्य घटता है, तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होगा भाई? गामा का होगा। किसका होगा? गामा। क्लियर? क्लियर भाई? गामा। ठीक है भाई। तो गामा सबसे खतरनाक है, इसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। और रेडियो जो है, कभी पूछ ले तो रेडियो है, इसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, लेकिन आवृत्ति जो है वो भी कम होती है, लेकिन लैम्बडा इसका क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्लियर? ये अपने जो भी मोबाइल है वो रेडियो पे काम करते हैं। अब सवाल ये आ गया, तो इससे मैं भी और कहानी बताऊंगा यार। अभी आपको साथ के साथ टॉपिक बता दूंगा सारे के सारे। तो देखो भाई, आर से क्या हुआ? रेडियो। एम से क्या हुआ? माइक्रोवेव। जल्दी से इसको देखिए एक बार, मैं पूरा बताता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है। तो यह अपना लास्ट सवाल है, 10वां सवाल है। तो रेडियो, ठीक है, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड मतलब अवरक्त, हिंदी में क्या बोले इसको? अवरक्त। ठीक है, माइक्रोवेव मतलब सूक्ष्म, माइक्रो मतलब क्या होता है? सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे। वी से विजिबल, विजिबल मतलब क्या? दृश्य प्रकाश। अल्ट्रावायलेट मतलब पराबैंगनी, अल्ट्रा वायलेट मतलब बैंगनी होता है ना, वायलेट, अल्ट्रावायलेट मतलब बैंगनी, पराबैंगनी। एक्स और गामा, अब इन सब के उपयोग है तो वो कर लो जल्दी से, एक मिनट में। रेडियो, ठीक है, तो रेडियो से रेडियो चलता है, सीधी सी बात है। रेडियो संचालन में, दूरदर्शन में, टीवी संचालन में, रेडियो, टीवी, दूरदर्शन और मोबाइल संचालन में भी ये काम आता है। क्लियर भाई? मोबाइल, टीवी, दूरदर्शन, रेडियो, जिसका आज के टाइम में सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं वो है। दूसरा है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंग में। अरे यार माइक्रोवेव बताओ प्यारे बच्चों, क्या है माइक्रोवेव? तो माइक्रोवेव का देखो सबसे बढ़िया है कि सूक्ष्म है। तो आपको पता है कि क्या आता है? माइक्रोवेव ओवन में आता है। किस में आता है? गर्म करने में, कचौड़ी गर्म करने में आता है, समोसा गर्म करने में आता है। आता है कि नहीं आता? तो पिज्ज़ा बनाने में आता है। तो ये माइक्रोवेव ओवन वही है। तो माइक्रोवेव ओवन नाम में ही है, तो माइक्रोवेव तरंग काम में आती है। क्लियर भाई? ठीक है, और रडार वडार में भी काम आती है। इंफ्रारेड जो है, इंफ्रारेड का मेन अगर उद्देश्य बताएं तो इंफ्रारेड जो है इसका अगर देखें तो आपको पता है इंफ्रारेड जो अवरक्त नाम में ही है, मतलब ये बहुत चीज़ जो गर्म चीज़ होती है ना उससे ये लपटें निकलती है। मेनली अवरक्त तरंगे वो होती है, गर्म चीज़ों से निकलती है। ठीक है, तो ये मेनली कहाँ काम आती है? टीवी के रिमोट में काम आती है। किसमें? टीवी के रिमोट, अपने घरों के सामान है वही बता रहा हूँ मैं। टीवी के रिमोट में कौन काम आई? अवरक्त। एक तीनों घर में काम आ गई। क्लियर? और इन सब चीज़ों के देखने के लिए, आनंद लेने के लिए दृश्य प्रकाश काम आता है, जिसमें विबग्योर कलर होते हैं। क्या होते हैं? विबग्योर। क्या होते हैं? विबग्योर। ऐसे आपको ये भी कर सकते हैं, 4-5 दे दें और बोले इनको अरेंज करो, बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में, घटती हुई ऊर्जा के क्रम में, तरंग दैर्ध्य बढ़ते हुए क्रम में, तो भी आप कर सकते हो। मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया। अब दृश्य में विबग्योर आ गया तो कभी कभी क्या करते हैं, इसके अंदर विबग्योर को भी घुसा देते हैं। तो सर अब क्या करेंगे? तो अब जो मैं बता रहा हूं वही करेंगे। देखो क्या करेंगे, विबग्योर में आ जाओ इसमें। क्लियर? ठीक है, और अब जो आपको विबग्योर, देखो वी है और इधर आर है, तो विबग्योर उल्टा लिखना, ध्यान से देखना। विबग्योर
मतलब समझ में आया? सबसे कम ऊर्जा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर उससे कलर में भी अगर बोले सबसे कम किसकी तो फिर किसकी, रेड ऊर्जा कम, फिर इधर से इधर जाने पर ऊर्जा बढ़ रही है। ध्यान से आ रही भाई? इधर से इधर जाने पे तो ऊर्जा बढ़ कैसे रही, ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। समझ में आया? तो अगर बोले रेड और वायलेट में किसकी ऊर्जा ज़्यादा है तो आप क्या बोलोगे, वायलेट की। रेड की ऊर्जा कम है, रेड की ऊर्जा कम है मतलब इसकी तरंग दैर्ध्य क्या है, वो भी कम। तरंग दैर्ध्य, रेड की ऊर्जा कम है इसका मतलब इसकी आवृत्ति कम है, इसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है। लाल का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, इसलिए इसको किस में यूज़ करते हैं अपन, खतरे के निशान में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। पराबैंगनी, तो पराबैंगनी क्या करता है, पराबैंगनी अपनी त्वचा को नुकसान पहुंचाता है, ओजोन परत इसकी हमेशा रक्षा करती है। आपको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये वो बचाते हैं अपने को। तो आप बताओ कल पराबैंगनी किरणें अपनी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है, मानव की त्वचा को नुकसान पहुंच सकती है, तो पानी के अंदर कीड़े तो मार ही सकती है। तो पराबैंगनी किरणें क्या करती है, पानी के शुद्धिकरण में काम आती है, उसमें कीड़े मारने काम आती है। एक्स किरणें आपको पता है एक्सरे करवाने, हड्डियाँ टूट जाती है तो एक्सरे करवाने के काम आती है। और गामा किरणें आपको पता है नाभिक की संरचना का पता लगाने के उपयोग में आती है। तो प्यारे बच्चों, आज अपन ने 10 नंबर के सवाल पढ़े, इसका मैंने सारा पैटर्न बताया आपको। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा है इधर उधर जहाँ आपके रिश्तेदार हैं उन सबको भेजें। बात रही समझ में? इतना सा काम हमारा ये आप करवा दीजिए। मैं पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा, पार्ट चारों पार्ट है, धीरे पॉइंट टू पॉइंट। अभी मैंने पहले भाग के 10 क्वेश्चन, आपके 10 नंबर मैंने पक्के कर दिए। ठीक है, रोज 5 दिन की क्लास में अपन 5 पोर्शन, मतलब आज ही सारे पोर्शन इसके कर लेंगे पर सारे पार्ट बना के कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास वैसे लंबी हो चुकी है। इसी के साथ धन्यवाद बच्चों। या जितना मैंने पढ़ाया इसको अच्छे से पढ़ लेना, आपका सवाल नहीं छूटेगा। 10 में से आपको 5-6 सवाल तो इसी में से मिल जाएंगे। धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।